नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला फतेहाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिले। उन्होंने कहा कि वो आज कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और उनसे यही अपील करते हैं कि वो अब पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात एकजुट कर दें और जो कार्यकर्ता नाराज है या भूले भटके हैं उन्हें मनाएं और दोबारा पार्टी लाइन में लाएं। साथ ही उन्होंने आदमपुर उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने और प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के अभी से तैयारी करने के लिए भी कहा। उन्होंने जननायक जनता पार्टी पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल ने इनेलो रूपी पौधा लगाया था और कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से इस पौधे को सींचा। जब ये पौधा फल देने लगा तो लुटेरे इसके फल लूट कर ले गए। तो मेरी पार्टी लोगों से परामर्श करके तय करेगी किसको लड़ाया जाए। मेरा काम तो जो उम्मीदवार पार्टी तय करेगी उसके गीत गाना, उम्मीदवार तय करना मेरा काम नहीं, तो पार्टी तय करे। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारी की मनमानी पर मेयर सख्त दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खुला जनता दरबार लगाया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर मेयर के पास पहुंचे। सबसे ज्यादा शिकायत एनडीसी की मिली। इस दौरान लोग नगर निगम की कार्यशैली और लापरवाही की बात मेयर के सामने रखते नजर आए। नगर निगम की लापरवाही पर मेयर शक्ति रानी शर्मा नाराज नजर आईं। साथ ही लोगों ने सड़क और गंदे पानी को लेकर भी अपनी समस्याएं रखी। लोगों ने कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। सरकार की एक खसरा नंबर की अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की एक सीमा है। सीमा क्या है? 43 एक्ट के भी नंबर हैं, उसके बाद 54 में भी एक्ट के नंबर हैं और उसके बाद 64 के भी एक्ट में नंबर हैं। उसके बाद एक बंसी लाल जी ने 5-7 किले आगे बढ़ा के सीमा बढ़ा दी थी सारे हरियाणा में। लेकिन अब जब 2008 में यहाँ लिस्ट बनाई गई, एकमात्र पटवारी था और एकमात्र यहाँ एमई बैठा था। सब पैसे के लेन देन से जो सही नंबर थे वो छोड़ दिए गए, जो अनअप्रूव्ड नंबर थे डाल दिए गए। पहले जो हमारी बादशाही बाकी एनडीसी हो चुकी हुई है, डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा हो चुके हैं, रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब चेंज ऑफ ओनर लेकर आते हैं कि हमारे नाम की दे दी जाए। अब वो कहते हैं जी खसरा नंबर नोट अप्रूव्ड आ रहा। जब महीना पहले उसकी एनडीसी हो गई है, उसके पैसे भी जमा हो गए, रजिस्ट्री भी हो गई। अब दूसरा ओनर अपने नाम की एनडीसी लेना चाहता है तो वो खसरा नंबर अप्रूव नहीं है। मेयर शक्ति रानी शर्मा अधिकारियों की लापरवाही से खफा दिखी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल लोग परेशान हैं और अधिकारी सुनते नहीं हैं। वो इसका जवाब कमिश्नर से मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 36A के तहत 30 जानकारियां मांगी थी, लेकिन अभी तक उसका सही जवाब नहीं दिया गया, लेकिन वो जवाब लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों की समस्या को जल्द समाधान करने की बात कही। ये दोनों ही चीज़ें हैं, नाराज़गी भी है और एनडीसी की समस्या भी है। क्योंकि नाराज़गी इसलिए है कि जो अधिकारी हैं वो ठीक तरह से उनको गाइड नहीं करते हैं, उनकी समस्याएं ठीक से सुनते नहीं हैं और उनको बार बार चक्कर लगवाते हैं। तो जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका हर रोज़ आना अपना काम कराने के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये दिक्कत है और उसके अलावा जो एनडीसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सबके समक्ष हैं। कईयों के खसरा नंबर गायब हैं, कईयों के लिए दोबारा रीअप्लाई कराते हैं, कईयों को 6-6 बार अप्लाई कराते हैं और जो बहुत गरीब लोग हैं उनको अप्लाई कराने के लिए बाहर पैसे देने पड़ते हैं सेंटर्स में। तो उनको वो भी दिक्कत है कि अगर एक ही बार में अप्लाई अगर ठीक से करवा लिया जाए तो उनको समझा दिया जाए कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बार बार अप्लाई करने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी। सड़कों की समस्या को लेकर भी मेयर शक्ति रानी शर्मा सख्त दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो विजिलेंस को लिखेंगी और जवाब मांगेंगी कि सड़कें बनाने में धांधली आखिर कैसे हुई, उसकी जाँच हो। कि मैंने इस रोड की फाइल मंगा के इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने पर्सनली कमिश्नर साहब को 2-3 बार इस सर्कुलर रोड के बारे में जिक्र किया है और इस सड़क में बहुत धांधली हुई है। इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और जब मैंने उनसे पूछा कि ये 1/4 सड़क बना के बाकी छोड़ क्यों दी है, तो कहते पैसे ख़त्म हो गए, हम दोबारा टेंडर करेंगे।
अगर आपने पहले एक सड़क का टेंडर दिया था तो वो 1/4 ही क्यों बनी है, और फिर आपने पूरी सर्कुलर रोड उधेड़ क्यों दी है, तोड़ क्यों दी है? जितना पैसा था आप उतनी ही सड़क बनाते। अंबाला की जनता अपने मेयर पर भरोसा पूरा करती है। लोगों को तकलीफ ना हो इसको लेकर मेयर शक्ति रानी शर्मा समय समय पर जनताओं के बीच पहुंचती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और तुरंत समस्या का समाधान भी करती हैं। अंबाला को बेहतर बनाने में मेयर शक्ति रानी शर्मा का एक बड़ा योगदान है। मेयर शक्ति रानी शर्मा की हमेशा कोशिश रहती है कि अंबाला की जनता को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अंबाला से अमन कपूर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बिजली बिल अधिनियम 2022 के विरोध में आज प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारियों ने 9 बजे से 11 बजे तक की 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली बिल अधिनियम 2022 का विरोध जताया। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि नया बिजली अधिनियम लागू होने से बिजली महंगी हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी। बिजली बिल अधिनियम 2022 को बिजली कर्मचारी खुद के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था का निजीकरण करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी हाल में नया बिजली कानून लागू नहीं होने देंगे। पृथला के कई गांवों से ग्रीन हाईवे कनेक्टिविटी के लिए अधिग्रहण जमीन का उचित मुआवजा न मिलने पर कोलेक लोगों में नाराजगी है। इसी को लेकर हीरापुर गांव के लोगों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। हीरापुर गांव के लोगों का कहना है कि उनकी अधिग्रहण जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। गांव के लोगों का कहना है कि साथ ही लगते कुछ गांव में भी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसका उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मुआवजे की राशि को बढ़ा कर दे। यमुनानगर में लंपी वायरस के हरियाणा में सबसे अधिक केस यमुनानगर में मिले। अब तक यहां 4500 गाय लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों को देख पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक यमुनानगर पहुंचे। यहां विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों से लंपी वायरस की स्थिति जानी और इसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पूरे हरियाणा की बात करें तो अकेले यमुनानगर में लंपी वायरस के 90% केस है। यहाँ अब तक 4500 केस सामने आ चुके हैं। इनमें अभी तक लंपी वायरस के लक्षण सिर्फ गायों में दिखे हैं। भैंस और अन्य पशुओं पर लंपी वायरस का असर नहीं दिखा है। गायों को लेकर भी पशुपालकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरस के चलते मौत 1% से भी कम है। गायों में एक बार लंपी रोग आ गया है और यमुनानगर की बात करें तो सबसे ज्यादा रोग यमुनानगर में हुआ है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री बरिंदर सिंह लोरा जी। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप यमुनानगर आए हैं, क्या दौरा है मुख्यतः? मेरा दौरा मुख्यतः ये था कि क्योंकि ये लंपी स्किन डिजीज यमुनानगर में ज़्यादा रिपोर्ट हुई है, इसके लक्षण यहाँ ज़्यादा आए हैं गायों में, तो इसलिए मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी स्थिति ग्रास लेवल पर स्थिति देख सकूँ और जो वेटनरी सर्जन है या हमारे महकमे का स्टाफ है और किसानों से भी जाकर मैं खुद इंटरेक्ट कर सकूँ कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, इसको कंट्रोल करने में क्या दिक्कत आ रही है, कितना इसका फैलाव है, बीमारी के क्या लक्षण आ रहे हैं, बीमारी कितनी फैल रही है या बीमारी का क्या कोर्स चल रहा है, ताकि मैं खुद देख सकूँ। सर, आप यहाँ आए, डॉक्टर से भी आपकी बात हुई है? हाँ जी। तो लगभग कितनी रिपोर्टिंग हुई है और क्या एडवाइस करते हैं आप? इसमें सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हुई है। इसमें तकरीबन 1 महीने के अंदर 4-5 हज़ार पशु इफेक्ट हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे एक अच्छी बात यह है कि केवल 2-3 ही इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है और वो डेथ भी हुई एनिमल्स हैं जिसके अंदर पहले से कोई और बीमारी थी। अन्यथा जो लंपी स्किन डिजीज जो आई है उसके कारण मुख्यतः कोई डेथ नहीं हुई एनिमल के। इसमें हम ये एडवाइस करते हैं सबसे पहले कि आम पब्लिक इसमें पैनिक ना करें, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये जो बीमारी है ये केवल गाय के अंदर आती है और आती है तो कुछ दिन उसके अंदर बुखार चढ़ेगा, दूध कम होएगा और बाद में अपने आप वो पशु ठीक हो जाएगा। उसके स्किन वाले लीजन्स भी 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगे
और हफ्ते के अंदर दूध भी उतना हो जाता है और ये आदमियों में नहीं फैलती है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये बीमारी आती है तो नज़दीकी जो भी हमारा वेटनरी डिस्पेंसरी है या वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ संपर्क करें, वो आपको गाइड करें कि इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है, या इस बीमारी अगर पशु में आ गई है तो आगे क्या करना है। इसमें सर जैसे गाय जो दूध देती है, हाँ जी, हम दूध पीते हैं, उसके बच्चे पहले दूध चूमते हैं, फिर दूध चलता है, हाँ जी, तो वो पिए ना पिए या हम लोग पिए ना पिए? नहीं, जो दूध है ये उबाल के पिया जा सकता है। उबालने के बाद उसमें ऐसा कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं रह जाती। तो आप अगर बच्चे को पिलाना है गाय का दूध, वो भी आप उबाल के पिला दो और खुद भी आप उबाल के पी सकते हो। सर एक तो कितने % बात करें यमुनानगर में, दूसरा पशुओं के लिए क्या सावधानियां बरतें, कौन सी दवा लें, कौन सी वैक्सीन लें? इसमें ऐसा है कि वैक्सीन इसकी कुछ अवेलेबल हैं प्राइवेट कंपनीज की, लेकिन अगर ये बीमारी आई हुई है किसी एरिया में तब आपने वैक्सीन नहीं करनी है, क्योंकि जो वैक्सीन का असर आने में भी तकरीबन महीना लग जाता है। और दूसरा, अगर किसी पशु के अंदर या किसी गाय के अंदर ये वायरस है तो उसमें लक्षण आने में भी 15-20 दिन से महीना लग जाएगा। तो अगर आप किसी एरिया के अंदर बीमारी है या किसी पशु के अंदर बीमारी है और आपने वैक्सीन लगा दी तो चांस ये रहते हैं कि उसमें बीमारी और ज़्यादा उभर आ जाएगी। सर एक इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे बीमारी आ गई तो कैसे समाधान हो और क्या क्या सावधानियां बरतें? इसमें अगर बीमारी आ जाती है तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से डॉक्टर से या BLD से संपर्क करें, वो आप आगे आपको गाइड करेगा। इसके अंदर जो बुखार आया हुआ है तो आपने बुखार की जो गोली या टीके लगाने हैं, और अगर स्किन के ऊपर लक्षण आए हुए हैं तो उसके अंदर जो एंटीसेप्टिक लोशन है, जो आम क्रीम होती है जख्म की, वो उस पर लगानी है। और कुछ टाइम बाद ये बुखार भी कम हो जाएगा और जो दूध थोड़ा बहुत जो कम होता है इसके अंदर तकरीबन जब मान लो 10 किलो है तो 7-8 किलो हो जाता है या 5-6 किलो हो जाता है, वो भी हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर जैसे गौशाला हैं या कुछ ऐसी जगह जब पशु ज़्यादा, अलग अलग करना है या क्या इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं, अगर ये लक्षण आ जाते हैं तो उसको अलग करना है। कि घर में भी अगर किसी भी पशु पे आती है तो उसको अलग करना है, बाकी पशु से अलग कर देना है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर बरिंदर सिंह लोहरा जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि 90% बीमारी यमुनानगर में है। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी बीमारी के लक्षण दिखे आप स्वास्थ्य केंद्र पर आए, एनिमल हस्बेंड्री केंद्र पर आए, सरकार आपके साथ है। यमुनानगर से देवीदास शारदा इंडिया न्यूज़। कैथल में मारपीट के 5 दोषियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई। 5 आरोपियों पर 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। SC एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है। हांसी में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में दर्जनों छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं यात्रा के दौरान वंदे मातरम के जयघोष पूरा शहर गूंज उठा। ये देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आज तिरंगा यात्रा की एक शुरुआत की गई। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इसी मुहिम को सार्थक करते हुए आज हांसी की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कन्याओं द्वारा आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। शहर के विभिन्न कोनों से होती हुई ये तिरंगा यात्रा, इसकी शुरुआत इसी शहीद स्मारक से आज हुई है और पूरे शहर में ये तिरंगा यात्रा इन लड़कियों द्वारा जारी रहेगी और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज आपके हाथ में तिरंगा, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। कहाँ गए थे अभी? हम स्कूल से लेके बाजार से और उल्टे स्कूल में आए। अच्छा, तो काफी गर्व फील कर रहे हैं? यस सर। महसूस हो रहा है अपने देश के तिरंगे को हाथ में लेकर, एक कैसी अनुभूति हो रही है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। बेटा क्या नाम आपका? आप क्या कहेंगे? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरा देश का तिरंगा है। आपके देश का तिरंगा है। देखिए, तिरंगा जब हाथ में आता है तो एक अजीब सी फील आती है, अपने आप मन उत्साह
पूर्वक भर जाता है, पूरे उत्साह से, पूरे जोश से भर जाता है। और यहीं कहीं ना कहीं ये जितनी भी बेटियां गए, इनके चेहरे पर देख के आप लगा सकते हैं, एक जोरदार नारे के साथ आप इनकी गूंज भी सुन सकते हैं इन लड़कियों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनसे झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। जी, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी टीम को आज लेके जा, इतनी बड़ी टीम को आज आप शहर में लेके निकले गए, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये अनुभव हमेशा याद रहने वाली चीज़ें हैं, इन बच्चों के लिए भी और स्कूल के लिए भी। स्कूल के लिए भी। तो किस तरह का संदेश आम जन को देना चाहेंगे, क्योंकि एक मुहिम चल रही है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है, ये हमें घर घर लेके जाना है। सबसे बड़ी तो यही अपील करेंगे कि हर व्यक्ति अपने घर में झंडा जरूर लगाए और से फहराए। दूसरा, इन बच्चों के लिए एक संदेश है कि इनमें देशभक्ति का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस अभियान के दौरान देखने को मिला है और आगे भी ये प्रेरित करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि इन बच्चों में भी जो देशभक्ति की भावना है वो देखने को मिली है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा जब तक 15 अगस्त आती है। 15 अगस्त के बाद भी तिरंगा दिल में रहता है, हमेशा रहता है, क्योंकि हम तिरंगे की आन बान शान की मर्यादा को हमेशा बनाए रखते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा भी इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि युवाओं में राष्ट्रध्वज और अधिक सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवाओं को वीर पुरुषों और बलिदानियों से प्रेरित होने और उनके जीवन को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोकी गई भीम रूदल यात्रा के बीच पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव पहुंचे। कप्तान अजय यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही दिखाते हुए बीजेपी सरकार ने इस यात्रा को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर उन्हें यात्रा से आपत्ति थी तो गुजरात में ही यात्रा की अनुमति नहीं देनी थी। यात्रा में साथ चल रहे विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी यात्रा को इस प्रकार रोके जाने की घोर निंदा की है। पलवल के होडल क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर ने सीवरेज की सफाई करने वाली मशीन का उद्घाटन किया। नायर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर की जनता के लिए यह तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा कि अब 45 लाख की मशीन से होगी शहर की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त। अब होडल शहर में नहीं होगी सीवरेज बंद और नहीं भरेगा शहर की सड़कों पर पानी। पिछले कई दिनों से सिरसा में लगातार हो रही भारी बारिश सिरसा वासियों के लिए मुसीबत का पहाड़ बनती जा रही है। सिरसा के एलेनाबाद खंड की बात की जाए तो यहाँ कई गांव बरसाती पानी की वजह से डूबे हुए हैं। दरअसल जींद, हिसार और घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण घग्गर ड्रेन का पानी सिरसा दाखिल हो चुका है। ड्रेन के पानी ने सिरसा जिला में भयंकर तबाही मचाई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों का दम पूरी दुनिया ने देखा। प्रदेश के खिलाड़ियों के दांव ने दुनिया के धुरंधर पहलवानों को मैदान में जमकर धूल चटाई। हरियाणा के पहलवानों के सामने विरोधी पहलवानों की एक न चली। आपने इन खिलाड़ियों को मैदान में दांव लगाते देखा है, लेकिन क्या आप इन खिलाड़ियों के पीछे मेहनत करने वालों से मिले हैं? शायद नहीं। तो आज हम आपको इन्हीं से मिलाते हैं और बताते हैं आखिर हरियाणा के बाहुबली पहलवान खाते क्या है। रिपोर्ट देखिए। ये है सोनीपत का साइंस सेंटर। साइंस सेंटर का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, शायद आपने देखा भी होगा। आज यहाँ का माहौल कुछ अलग है। हर किसी के चेहरे पर अलग ही रौनक है। मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं और केक भी काटा जा रहा है। अब आपको इन खुशियों की वजह भी बता देते हैं। दरअसल साइंस सेंटर के 6 पहलवानों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाते हुए 4 गोल्ड और कांस्य पदक पर कब्जा किया। साइंस सेंटर की डायरेक्टर ललिता को आज अपने पहलवानों पर नाज है। उनके आने पर साईं की तरफ से जोरदार स्वागत किया जाएगा।
बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर पिछले 6 महीने से हमारा नेशनल रेसलिंग कैंप सीनियर्स का लगा था और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे। इनके चीफ कोचेज़ इन्हें बहुत मेहनत करा रहे थे और कोचेज़ के साथ साथ पूरी टीम यहाँ पे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे एक जो हमारा 4th क्लास एम्प्लॉई है, चाहे वो सफाई वाला है, खाना बनाने वाले हमारे शेफ़ हैं, सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है। जैसे कि बजरंग है, बजरंग शुरू से यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। उसके साथ दीपक पुनिया कैंप में थे और अपना नवीन यहाँ पे रहे हैं, मोहित यहाँ रहे हैं, दीपक रहे हैं, तो सभी यहाँ पे। और जब भी कभी ज़रूरत होती है, रवि भैया भी बीच बीच में यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। जैसे ही आएंगे पूरा उनका ढोल नगाड़ों के साथ उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे, पूरा उनका स्वागत करेंगे और पूरा सभी बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे यहाँ पर NCO के बच्चे हैं, हमारा नेशनल कैंप यहाँ पर चल रहा है, तो सब मिलजुल कर खूब जश्न मनाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। कहते हैं कि एक खिलाड़ी को बनाने में बहुत से लोगों के मेहनत होती है। आज हम आपको पहलवानों के साथ मेहनत करने वाले ऐसे ही कुछ चेहरों से मिलवाने वाले हैं। आपको मिलवाते हैं पहलवानों के लिए खाना बनाने वाले रसोइये से। आप खुद सुनिए कुक अपने खिलाड़ियों के लिए खाने में क्या खास बनाते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम उनके कोचेस और उनके साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। उनको खाना क्या है उस हिसाब से फिर खाना बनाया जाता है। उनके स्वाद अनुसार कम मसाले, उपला खाना, कभी कभी इनके स्वाद के अनुसार कुछ पराठे वगैरह भी संडे को बनाते हैं हम लोग। संडे को अगर पराठे खाने हैं किसी ने, तो इनके घर के जैसा खाना कभी कभी मिलना चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं और इनके अनुसार ही खाना बनाया जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कभी वो किसी की स्पेशल डाइट होती है, किसी को डबल टोन भी चाहिए, फैट कम करना है, उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। उसके बाद हम लोग खाने को बनाने के लिए हाइजीन का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई से खाना बनाया जाए। जगह जगह खाना जहाँ उनके पास पहुँचना है वहाँ पहुँचाया जाए समय से। उनकी ट्रेनिंग के बाद ही जैसे उनको जूसेस मिलते हैं, सुबह मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर है मॉर्निंग के लिए, तो वो सब इनको चीज़ें दी जाती हैं। अब मेडल आए हैं। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।